पिछले एपिसोड में हमने देखा कि टानागुची के कोमा में जाने के बाद रीटो के रिसर्च में मुश्किलें और बढ़ गई थी, लेकिन टानागुची ने कोमा में जाने से पहले ही उसे अपने और अपने हस्बैंड की फोटो रीटो को देने के लिए कहा था। उसके बाद रीटो और उसके ग्रुप डिसाइड करते हैं कि वे उस हॉस्पिटल में जाएंगे जहां एमके वायरस के फर्स्ट पेशेंट को रखा गया था। वे वहां जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें कुछ नहीं मिलता। किसी ने सारे एविडेंस को पहले ही साफ कर दिए थे। उधर कियोजी सोटा की तरह ही अपनी लाइफ को लड़कियों के बीच मजे से एंजॉय कर रहा था, लेकिन एक ही चीज करते करते अब वह बोर हो चुका था। इसलिए वो अपने अटेंडेंट के साथ रास्ते पे चलते हुए किसी भी लड़की को चुनकर उसके साथ मजे करने की सोचता है। रास्ते में वो जिस लड़की को चुनता है वो माहिरू है, जो कि रीटो की बहन है। इधर रीटो के ग्रुप को उस हॉस्पिटल में कुछ न मिलने के कारण वे वहाँ से वापस जाने लगते हैं। शहर से वापस जाते समय रीटो नोटिस करता है कि उसका स्कैनर टानागुची की फोटो पर रिएक्ट कर रहा है। वो उस फोटो को स्कैन करता है और पाता है कि उसमें एमके वायरस का इनकम्प्लीट ब्लूप्रिंट था। इससे वो श्योर हो जाता है कि इस वायरस को सचमुच किसी ने जानबूझकर ही बनाया है। अब क्योंकि यह ब्लूप्रिंट इनकम्प्लीट था, तो रीटो उसे रिवर्स इंजीनियर के द्वारा अपने रिसर्च को आगे बढ़ाने की सोचता है। जब वे अपने शहर वापस लौटते हैं तो कियोजी के अटेंडेंट रीटो को कियोजी के रिक्वेस्ट के बारे में कहती है कि वो माहिरो के साथ संबंध बनाना चाहता है। माहिरो और रीटो दोनों इस पर बिल्कुल सहमत नहीं है। कियोजी रीटो के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। रीटो उसे कहता है कि माहिरो अभी केवल 16 साल की है, लेकिन कियोजी इसे नहीं सुनता और वह हाथ जोड़कर उससे भीख मांगते हुए कहता है कि वो माहिरो को सच्चे दिल से प्यार करने लगा है। रीटो उससे अब आगे समझा नहीं पाता और आखिरकार वो माहिरो के साथ उसका एक लंच डेट फिक्स कर देता है। यह डेट कियोजी के लिए उल्टी पड़ जाती है क्योंकि माहिरो उसे रिजेक्ट कर देती है। बाद में जब रीटो नहा रहा होता है तब अकाने और मारिया उसके बाथरूम में घुस जाती है। वो घबरा जाता है, लेकिन वे वहाँ उससे मस्ती करने नहीं आई है। वे उससे कहती है कि वो उसके काम में उसका साथ देना चाहती है। वे आगे कहती है कि जिन्होंने भी इस वायरस के क्यूर को ढूंढने की कोशिश की है वो या तो खो गए हैं या फिर उन्हें मार डाला गया है। वास्तव में गवर्नमेंट ही नहीं चाहती कि कोई भी इस वायरस के क्यूर को ढूंढे। उनका यहाँ इस तरह आने का कारण यह है कि कोई इसे सुन न ले। इसे सुनकर रीटो सतर्क हो जाता है। अगले दिन रीटो, मारिया, अकाने और सुई शहर के एक बंद पड़े जगह पर अपना एक रिसर्च बेस बनाते हैं। मारिया अपने खुफिया सोर्स द्वारा गवर्नमेंट के कंप्यूटर से जरूरी दस्तावेज को निकाल लेती है ताकि उन्हें एमके वायरस के इन्वेस्टिगेशन में मदद मिले। वे वहाँ पाते हैं कि एमके वायरस के कई वायरोलॉजिस्ट को केमन सिटी के उसी बंद पड़े हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। रीटो के लिए यह एक अच्छी खबर है। इधर सोटो अब सभी के साथ अपना प्यार बांटने में लग चुका है। लड़कियों में लॉटरी होती है कि कौन उसकी रूममेट बनेगी पूरे सप्ताह के लिए। इस बार यह लॉटरी जीता है रिका यानागी ने। वो बहुत फ्रैंक लड़की है, जिस कारण रीटो उससे कंफर्टेबल नहीं होता और वह वहाँ से भाग जाता है। वो सीधे उसी जगह चला जाता है जहाँ पहले वह बुली करने वाले लड़कों से बचकर छुपता था। तभी वहाँ एक और लड़की आती है जिसका नाम सुनका है। वह भी बुली से बचने के लिए यहाँ आकर छिपती थी। वे दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। उनमें आपस में कई समानताएं दिखती है। भावनाएं अधिक उद्दीप्त होने की वजह से आखिर में उन दोनों का संगम हो ही जाता है। इसके बाद सोटो उसे अपने कमरे में ले जाता है जहाँ रिका पहले से ही मौजूद है। दोनों लड़कियों के बीच छोटा को लेकर लड़ाई भी हो जाती है, लेकिन छोटो को यह सब अच्छा नहीं लगता। उसे महसूस होता है कि वह बाकियों के लिए एक खिलौना बन चुका है। वह अपने टीचर मिस युजुकी को कॉल करता है। वह उससे कुछ एडवाइस चाहता है पर वह उसका कॉल नहीं उठाती। छोटो खुद को अकेला महसूस करता है। अगले दिन वॉलीबॉल कोर्ट में उसकी मुलाकात अकीरा से होती है। एक बार गलती से अकीरा की बॉल छोटो को लगी होती है, जिसकी वजह से वो शर्मिंदा है। वो उसे माफी मांगते हुए सिड्यूस करने लगती है। छोटो उसके बड़े बड़े संतरों के बीच खुद को रोक नहीं पाता और उसे खुशी के पल दे ही देता है। अगले दिन कैरन कहती है कि लॉटरी सिस्टम से सारी लड़कियों का भला नहीं हो रहा है, सबको मौका नहीं मिल पा रहा है। इसलिए वो डिसाइड करती है कि अब से लड़कियां सर्वेंट के रूप में रीटो की मदद करेंगी और पेमेंट के रूप में रीटो उन्हें एक एक किस देगा। रिका को किस करते हुए छोटो के हाथ में खरोच आ जाती है, जिसके लिए उसे नर्स ऑफिस में ले जाया जाता है। नर्स भी काफी कामुक रूप से उसका इलाज करती है। छोटो की देखभाल करने के लिए कैरन इत्सिजो, सुनका और अकीरा को उसके साथ रहने को कहती है। इसके बाद वे तीनों छोटो के साथ काफी बेहतरीन पल बिताते हैं। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और धीरे धीरे छोटो भी सेक्सुअली काफी एग्रेसिव हो जाता है। एक दिन सियोन हसीनो नाम की एक लड़की स्कूल में ट्रांसफर होकर आती है। वो पहले भी इस स्कूल में पढ़ चुकी है। जब छोटो को लड़के बुली कर रहे होते थे तब वह उस बुली शो को काफी एंजॉय करती थी और छोटो को काफी बुरा फील कराती थी। पर अब जब वह वापस आई है तो वह छोटो के साथ संबंध बनाना चाहती है। उसे देखकर छोटो को पुरानी बातें याद आने लगती है और वह उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। छोटो कैरन से कहता है कि उसको शियोन का यहाँ रहना पसंद नहीं है। इस पर कैरन उसे कहती है कि शियोन एक्ट्रेस बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एमके वायरस की वजह से उसका यह सपना अधूरा रह गया। अब वह तभी एक्ट्रेस के रूप में चुनी जा सकती है अगर वह तुम्हारे साथ संभोग करने में सफल होगी। अब वह पूरी तरह से तुम्हारे दया पर है। यह सुनकर छोटो खुश होता है और बदला लेने की सोचता है। वह उसे ह्यूमिलेट करने लगता है और क्लास में अंडरवेयर लगाकर आने को कहता है और इसी तरह रहने को कहता है। तभी
तभी वो उसके साथ संबंध बनाएगा। सियोल लज्जित होते हुए भी उसके सारे चीजों को करती है। उसके बाद वो बाकी लड़कियों के सामने स्कूल की छत में उसके साथ संबंध बनाता है। शोटो अब काफी हिंसक होता जा रहा था। वो केरेन को एक और लड़की को उसके पास भेजने को कहता है, जो कि एरिसा होती है। एरिसा वही लड़की है जिसने उसके बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर एक बार शोटो की कुटाई की थी। एरिसा को चेन में बांधकर रखा गया था। शोटो उसे चेन से खींचकर टॉयलेट में ले जाता है और उसके घाव को चाटने के लिए कहता है, जो कि उसके बॉयफ्रेंड द्वारा उसे दी गई थी। एरिसा ना चाहते हुए भी घाव चाटने लगती है। शोटो अब बिल्कुल बदल चुका है। अब वह पहले की तरह शर्मिला नहीं रहा, बल्कि अब तो वह क्लास की हर लड़की के साथ हर वक्त हर जगह अपनी प्यास बुझाने लग जाता है। इसी बीच एक लड़की जो कि बाकी लड़कियों से थोड़ी अलग थी, शोटो उससे अपनी प्यास बुझाना चाहता है, लेकिन वह उसे इनकार कर देती है, यह कहकर कि उसकी शारीरिक अवस्था अभी ठीक नहीं है। बाद में हमें पता चलता है कि वास्तव में वह लड़की एक इन्फॉर्मर है, जो कि एरिसा को शोटो की सारी जानकारी प्रोवाइड कर रही थी। वे शोटो का किडनैप करने की फिराक में थे। इधर रिटो और ग्रुप फिर से केमोन सिटी के उस एबेंडन हॉस्पिटल में तहकीकात करने जाते हैं, ताकि उन्हें एमके वायरस से रिलेटेड कुछ क्लू मिल सके। तभी सुई द्वारा गलती से हॉस्पिटल की एक कच्ची दीवार टूट जाती है, जहां उन्हें हॉस्पिटल का एयर डक्ट दिखता है, जो कि काफी बड़ा होता है। वे उसके अंदर से आगे बढ़ने लगते हैं। वहां से जाते हुए अचानक एयर डक्ट टूट जाता है और वे नीचे गिरते हुए अंडरग्राउंड लेबोरेटरी में पहुंचते हैं। शायद ये वही लैब है जहां एमके वायरस बनाया गया है। इससे पहले कि वे वहां इन्वेस्टिगेट करते, उन्हें कुछ हथियारबंद लड़कियां घेर लेती है और वे उन्हें मारने ही वाली होती है कि तभी एक दूसरा हथियारबंद ग्रुप वहां पहुंच जाता है और रिटो और ग्रुप को उनसे बचा लेता है। इस दूसरे ग्रुप को मिस क्लोई लीड कर रही होती है, जो UW अर्थात यूनाइटेड वुमेन पीस कीपिंग की एजेंट है। तभी वहाँ बम ब्लास्ट होने लगता है। क्लोई रिटो और ग्रुप को वहाँ से बच निकालने में मदद करती है। उधर क्लोई की असिस्टेंट मिस पॉप जापानीज UW के काउंसिल मेंबर को अरेस्ट करती है। उनका अनुमान है कि इनके ऑर्डर से ही एमके वायरस को बनाया गया था। इधर ये बम धमाके हॉस्पिटल के साथ साथ और भी कई जगहों पर होते हैं, जहाँ पर लड़कों को रखा गया था। शोटो के यहाँ भी बम धमाके होते हैं, पर वह बच जाता है। वास्तव में ये बम धमाके एरिसा के टेररिस्ट ग्रुप के द्वारा किया गया था, ताकि वो लड़कों को अपने कब्जे में ले सके। वो लोग नंबर 4 को, जो कि कोल्ड स्लीप में था, उसे अपने पास ले आने में सफल होते हैं। जब शोटो की हॉस्पिटल में आंखें खुलती है, तो केरन उसे बताती है कि टेररिस्ट ग्रुप उसे किडनैप करना चाहते थे, पर वे असफल हो गए। शोटो केरन से कहता है कि वह इन लड़कियों से बोर हो चुका है। वह उससे पूछता है कि तुम क्यों नहीं मेरे साथ सोने आती। केरन कहती है कि अगर वो चाहता है तो वह आ जाएगी, लेकिन उसे दुनिया को रूल करने की उसकी मकसद में उसकी मदद करनी होगी। शोटो उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। इधर क्लोई का ग्रुप जापान को अपने कंट्रोल में ले लेता है। वो क्योजी से कहती है कि जब तक टेररिस्ट की गतिविधि को शांत नहीं किया जाता, तब तक वो लड़कियों के साथ संबंध ना बनाए, इससे उसे खतरा है। यह सुनकर क्योजी गुस्सा हो जाता है। वह शायद लड़कियों के बिना अब नहीं रह सकता, पर वह कर भी क्या सकता है। इधर एरिसा का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन टेलीविजन कम्युनिकेशन को हैक कर लेते हैं और उनकी तरफ से एक ब्रॉडकास्ट चलाया जाता है, जहां वो अपने ग्रुप को रिवील करते हुए कहती है कि उनके ग्रुप का नाम इजानामी है और वो टेररिस्ट ग्रुप नहीं है, बल्कि UW ऑर्गेनाइजेशन के विद्रोही है। वो बताती है कि UW के लीडर्स ने ही एमके वायरस को बनाया है, ताकि इस दुनिया के सारे आदमी खत्म हो जाए और औरतों का ही शासन हो। लेकिन इजानामी इसके खिलाफ है और वो आदमियों को बचाना चाहती है। वो आगे कहती है कि UW के लीडर्स बिना आदमी के ही बच्चा पैदा करने के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और अगर वे इसमें सफल हो गए तो वे बाकी बचे लड़कों को भी मार डालेंगे, इसीलिए उन्हें रोकना जरूरी है। वो सभी जिंदा लड़कों को उनके ग्रुप में शामिल होने को कहती है। इस टेलीकास्ट को देखने के बाद रिटो और ग्रुप क्लोई की चाल को समझ जाते हैं और वो वहाँ से निकलने की तरकीब सोचते हैं। रिटो अपने रूम में अपना सामान समेटने जाता है, लेकिन वहाँ उसे शोटो और केरन मिलते हैं। शोटो पहले से थोड़ा बड़ा और अलग दिख रहा है। वास्तव में उसे टेक्नोलॉजी की मदद से केरन ने थोड़ा उम्रदराज बना दिया है, ताकि वो बाकी लड़कों के सामने ज्यादा प्रभावी दिख सके। रिटो और शोटो के बीच बातचीत होती है, पर ऐसा लगता है कि दोनों के विचार एक दूसरे से अलग थे। फिर रिटो मीरा से मिलता है और उसे उनके साथ वहाँ से भाग निकलने को कहता है, लेकिन मीरा वहाँ से तभी जाएगी अगर रिटो उससे संबंध बना ले। वो ऐसा करने से मना कर देता है। तभी वहाँ मिस पॉप आ जाती है और उन्हें अरेस्ट कर लेती है। वो रिटो और ग्रुप को अमेरिका ले जाना चाहती है। तभी रिया और मारिया मिस पॉप और उनके ग्रुप पर हमला कर देते हैं। वे उन्हें बेहोश कर देते हैं और वे माहिरो की रिफ्यूजी फ्रेंड की हेल्प से वहाँ से भाग निकलने का प्लान बनाते हैं। इधर शोटो और केरन क्लोई से यह डील करते हैं कि शोटो उनके पास ही रहेगा और सारे लड़कियों से संभोग भी करेगा, लेकिन इसके बदले केरन को जापान का रूलर बना दिया जाए। क्लोई मान जाती है। उधर रिटो और ग्रुप इजानामी के भेजे हुए शिप से ताइवान के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ इजानामी ग्रुप रहते हैं। मारिया और मीरा रिटो के साथ नहीं जाते और उन्हें यहाँ गिरफ्तार कर लिया जाता है। शिप ताइवान में लैंड करती है, जहाँ रिटो आखिरकार अपने प्यार एरिसा से मिल ही जाता है और यह सीजन यहीं पर समाप्त हो जाता है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। साइन आउट।